हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा वीडियो है कैरियर्स इन साइकोलॉजी। ओके, यानी कि मनोविज्ञान से जुड़े व्यवसाय। अगर आप साइकोलॉजी ले रहे हैं तो उससे पहले ही जान लें कि उसका क्या क्या स्कोप है, आप आगे क्या क्या उसमें कर सकते हैं, उसके बाद ही कोई सब्जेक्ट लें। केवल साइकोलॉजी की बात नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है आप बाद में जाके स्विच करते हैं, क्योंकि या तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते या फिर वो ऑप्शन आपके लिए नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें साइकोलॉजी की ही, तो साइकोलॉजी का इंडिया में स्कोप लिमिटेड है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई मेरी तरह, जैसे मैं खुद अगर मेरी बात करूँ तो मुझे इंडिया में ही रहना है, तो मेरे पास स्कोप जो है थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन वो लिमिटेड स्कोप भी इतने कम नहीं है। अगर आप ब्रिलियंट हैं, आपका मन है साइकोलॉजी में, एक्चुअल में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कैरियर्स आपके पास अवेलेबल हैं। मेजरली एजुकेशनल और क्लिनिकल काउंसलिंग का ही नाम आता है जब भी आप साइकोलॉजी की बात करते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ भाई, या तो पढ़ा लेंगे साइकोलॉजी लेके, साइकोलॉजी ही पढ़ा लेंगे, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या फिर हम काउंसलिंग कर सकते हैं। ये तीन फील्ड जो हैं वो मोस्ट कॉमन है, और लोग समझते हैं कि साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट दीज थ्री ओनली। हालांकि ऐसा है नहीं, और भी फील्ड्स हैं, और भी आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी लिमिटेड हैं। ना तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं और ना ही इतना ज़्यादा उसका स्कोप है, नॉलेज भी नहीं होती लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजुकेशनल की बात करते हैं। तो एजुकेशनल में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको एक स्कूल टीचर बनना है, ठीक है, साइकोलॉजी का अगर आपको स्कूल टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी साइकोलॉजी में, यानी कि बीएससी साइकोलॉजी के साथ करें, या फिर अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो बीए साइकोलॉजी से करें। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पास कोर्स का और एक होता है ऑनर्स का। तो साइकोलॉजी ऑनर्स भी आप कर सकते हैं, या फिर पास कोर्स में जहां आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं उनमें से एक आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है। तो ऑनर्स और पास कोर्स में केवल ये डिफरेंस है कि पास कोर्स के टाइम पे आप हर साल साइकोलॉजी के 2 पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 साल में आपने 6 पेपर पढ़े। लेकिन वहीं जब आप ऑनर्स लेते हैं तो आप 4 पेपर पढ़ते हैं साइकोलॉजी के, तो 3 साल में आपने पढ़ लिए 12। तो यानी कि आपको पास कोर्स वाले बंदे से जस्ट डबल नॉलेज हो जाती है ऑनर्स में। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल में पहले से डिसाइडेड है भाई साइकोलॉजी में ही कुछ करना है, तो प्रेफर कीजिए ऑनर्स लेना। लेकिन अगर आप थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड हैं, डिसाइडेड नहीं है, तो 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, उनमें से एक साइकोलॉजी रखिए। कई लोग होते हैं जो साइकोलॉजी आगे मास्टर्स में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें उन तीनों सब्जेक्ट्स में से बेस्ट वही लगता है, तो ये आपके ऊपर है। फिर आप मास्टर्स कीजिए। मास्टर्स आपको करनी ज़रूरी होती है। मोस्टली स्कूल्स मास्टर्स के बाद ही आपको अपॉइंट करेंगे। हम बात यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़िलहाल साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक शायद साइकोलॉजी नहीं आई है। तो इसके लिए आपको एमए साइकोलॉजी से करनी चाहिए। इसके बाद में आता है बीएड। तो बीएड जो है, बीएड में खुद में ही साइकोलॉजी का एक पेपर होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। बीएड के में जो टीचर्स होते हैं, जो आपको बीएड में टीचर्स पढ़ाएंगे, उनमें एक सब्जेक्ट, एक पेपर साइकोलॉजी का रखा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बीएड अगर आप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी से हैं तो हेल्प देगी, अदरवाइज़ बीएड तो हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए मैंडेटरी होती है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, अगर आपने बीएड नहीं भी किया तो भी केवल अगर आपने मास्टर्स किए तो स्कूल वाले रख सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के स्कूल में जा रहे हैं। कई स्कूल्स रख लेते हैं, कई स्कूल बीएड मांगते ही मांगते हैं। ठीक है, और अगर आपने बीएड नहीं करी हुई, मान लीजिए आपने नेट का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, तो भी स्कूल वाले आपको मोस्टली रख ही लेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बीएड नहीं करी और नेट किया हुआ है तो आपको ले लेंगे। अब नेट क्या होता है? नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। तो ऑब्वियसली जो बंदा कॉलेज में पढ़ा सकता है उसको स्कूल में तो लेंगे ही लेंगे। तो यानी कि अगर आपने बीएड ना करके नेट किया है तो भी आप स्कूल में पढ़ाने जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज की। अगर आपको कॉलेज में लेक्चरर बनना है साइकोलॉजी का, तो बैचलर्स करनी ज़रूरी है साइकोलॉजी से, मास्टर्स करनी ज़रूरी है।
इसके अलावा आपको NTA UGC नेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको नेट का एग्ज़ाम होता है वो पास करना है, और अगर आपने वो पास नहीं किया तो आपको PhD करना ज़रूरी है। यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करती हूँ। बैचलर्स और मास्टर्स आपकी हो गई, 12th के बाद 3 साल आपने बैचलर्स में साइकोलॉजी पढ़ ली, 2 साल मास्टर्स में पढ़ ली। अब मास्टर्स के दौरान, ठीक है, मास्टर्स के दौरान या फिर मास्टर्स के बाद आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 और 2। पेपर 1 होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और पेपर 2 आपका साइकोलॉजी का होता है। ठीक है, नेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपने ये नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया मास्टर्स के दौरान या मास्टर्स के बाद, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने पे वहाँ जा सकते हैं। अगर आपने नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, केवल मास्टर्स तक सीमित है, तो आप कॉलेज में डेफिनेटली नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कॉलेज में नेट आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। नेट नहीं किया तो कॉलेज तो आप जा ही नहीं सकते। तो जब कई लोग नेट नहीं कर पाते, क्योंकि नेट क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम होता है, तो कई बार नहीं निकल पाता, बहुत से कारण होते हैं। कई बार लोगों की साइकोलॉजी अच्छी है लेकिन पेपर 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसकी वजह से नहीं निकल पाता। तो ऐसे में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप PhD साइकोलॉजी से कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब PhD में कम से कम 3 साल आपको लगते ही लगते हैं, मिनिमम 3 साल से ज़्यादा ही मानिए, कई बार 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं। तो अगर आपने PhD कंप्लीट कर ली, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो भले ही नेट नहीं हुआ तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब कॉलेज में क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल मैं आपको बता रही हूँ। तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं होता कॉलेज में। कॉलेज में 3 रैंक होती हैं। जब टीचर नया नया लगता है, या जो सबसे छोटा लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अगर नेट करे हैं और PhD नहीं किया तो भी आप लग जाएंगे। PhD नहीं किया तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग सकते हैं। ठीक है, उसके लिए PhD मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब आपको कुछ साल हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में फ़िक्स होता है जहाँ तक कि 8 साल माने जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 साल। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है अलग भी होता हो। तो जब आप 8 साल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप एसोसिएट बन सकते हैं, तब जब आपने PhD भी कर रखी हो। यानी कि अगर आपका कैरियर आपको कॉलेज लेक्चरर में ही बनाना है तो PhD तो आपको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर पे थोड़ी ना ज़िंदगी भर रहोगे। वर्कलोड बराबर होता है, क्लासेस ऑलमोस्ट बराबर होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, सैलरी का फ़र्क है। तो इसकी सैलरी कम है, इसकी सैलरी ज़्यादा है, प्लस ओहदा बड़ा है। असिस्टेंट और एसोसिएट में एसोसिएट का ओहदा बड़ा है। तो इसीलिए PhD तो अगर आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है, ज़िंदगी भर इसी में कैरियर रखना है, तो PhD ज़रूर से करनी चाहिए। ठीक है, तो एसोसिएट के लिए आपकी PhD मैंडेटरी है। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स का भी काम होता है, बट वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताने वाली। मेन मोटी मोटी हम डिग्रीज़ की बात करें, क्या क्या होनी चाहिए। जब आप एसोसिएट प्रोफेसर में अप्रॉक्सीमेटली 12 साल निकाल देते हैं, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, ईयर कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसके बाद आप बनते हैं प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर होता है हाईएस्ट रैंक, सैलरी बहुत अच्छी, बिल्कुल हाईएस्ट रैंक जो होती है वो ये होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, कई कॉलेजेस में इसमें लेवल कर देते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 1, लेवल 2। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए IIT की हम बात करें, अगर आप IIT में जाएंगे पढ़ाने तो वहाँ पे वो मांगते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करें, तो अगर आपने ये नेट PhD वगैरह ये चीज़ें कर रखी हैं तो वो आपको ले तो लेंगे शुरुआत में एज अ फ्रेशर, तो वो आपको नंबर 1 या नंबर 2 में से कोई एक नंबर होता है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आपको नंबर पे रख लेंगे कि हाँ भाई यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर। पर जब आपको वहाँ पे काम करते हुए 1, 2, 3 साल हो जाएंगे, तब वो आपको एक्चुअल में जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जो वहाँ के लिए होता है वो मानेंगे। मतलब कि पहले आप एज अ फ्रेशर गए हैं, उसकी सैलरी कम होगी, ठीक है, पर जब आपका एक्सपीरियंस वहाँ गेन हो जाएगा तो आपको वो
परमानेंटली एक असिस्टेंट प्रोफेसर मान लेंगे और फिर कुछ सालों बाद एसोसिएट और फिर प्रोफेसर, ये सब चलता रहेगा। ये है कॉलेज की बात, ठीक है। तो कॉलेज लेक्चरर बनने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बैचलर्स मास्टर्स के अलावा नेट ज़रूर करना है, और पीएचडी अगर हमेशा यहीं रहना है तो पीएचडी भी करनी ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको हमेशा नहीं रहना, कुछ और प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो केवल नेट अगर आपने कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे। उसकी भी सैलरी अच्छी होती है, प्राइवेट में ज़रूर कम होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, या फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, कॉलेज के लेक्चरर्स, उनकी सैलरी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे भी कुछ इस चीज़ को सॉरी नहीं करेंगे कि भाई गलत ले लिया सब्जेक्ट, अच्छा है, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हो गई एजुकेशनल की बात। तो एजुकेशनल में आपके पास केवल यही ऑप्शंस हैं, या तो स्कूल या फिर कॉलेज, जिसमें भी स्कूल प्राइवेट, ओके, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसमें फ़िलहाल तक तो लेना देना। और मेरे ख्याल में तो शायद केवी, नवोदया, इनमें भी शायद साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा स्कूल में आपके हाथ बंधे हुए हैं। आरबीएससी स्कूल और सीबीएसई की अगर हम बात करें तो आरबीएससी में भी बहुत कम स्कूल्स में होता है साइकोलॉजी। हालांकि अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, पर अभी उतना नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? सबसे पहली बात, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क क्या है? कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है। तो साइकेट्रिस्ट और इसमें ये फ़र्क है कि साइकेट्रिस्ट बनने के लिए आपको मेडिसिन पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आपको जो मेडिसिन होती है, एमडी वगैरह, वो सब आपको करनी पड़ती है। उसमें आप दिमाग का इलाज करने के लिए सीखते हैं कि भाई मान लीजिए आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसके लिए आपको क्या दवाइयाँ देनी पड़ेगी। साइकेट्रिस्ट का मेन काम होता है मेडिसिन का, दवाई देने का, ठीक है, वो आपको दवाइयाँ देता है। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है? वो आपको दवाइयाँ नहीं देगा, वो आपको देगा थेरेपीज़, ठीक है, थेरेपीज़ देगा वो, और थेरेपीज से आपको ट्रीट करेगा। तो इसके लिए बैचलर्स कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, और अब तक तो एमफिल का था कि आपको आरसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल करनी होती थी। अब थोड़ा सा एमफिल को लेके पशुपेश है, तो देखते हैं क्या होता है। पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत धूम है, आराम से आप लीजिए, सैलरी बहुत अच्छी होती है, हॉस्पिटल्स में आपको अपॉइंट किया जाता है, आप प्राइवेट खुद के क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन काफ़ी है, इसीलिए काफ़ी फेमस भी है और लोग करते भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना भी चाहते हैं। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है काउंसलर का। अब देखिए, काउंसलर जो है, इसमें भी बैचलर्स कीजिए, मास्टर्स कीजिए, एमफिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो गवर्नमेंट आजकल जॉब निकालती है, जैसे डीएसएसबी निकालते हैं, दिल्ली काउंसलर वाली जॉब्स, इनमें क्या होता है, आपको एमफिल नहीं मांगते, उसमें मांगते हैं बैचलर्स, मास्टर्स और पीजीडीजीसी। ये बात हो रही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। देखिए, काउंसलर एक ही तरह के नहीं होते, काउंसलर भांति भांति के होते हैं। मैरिज काउंसलिंग अलग होती है, ठीक है, एजुकेशनल काउंसलर अलग होते हैं। एजुकेशनल काउंसलर मतलब जो स्कूल में बैठते हैं, स्कूल काउंसलर्स जो होते हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। स्कूल काउंसलर्स के लिए ये पीजीडीजीसी आप कर लीजिए, पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आप मास्टर्स के साथ कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि स्कूल में जो काउंसलर अपॉइंट करते हैं वो ले लेंगे। लेकिन आजकल प्राइवेट वालों के थोड़े नाटक हैं, वो चाहते हैं कि उनको आरसीआई अप्रूव्ड ही मिले, काउंसलर भी, ठीक है, और पर पेमेंट वो उस लेवल का नहीं करते। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के लगता है कि भाई सैलरी भी नहीं दे रहे, आरसीआई अप्रूव्ड आप करवा भी रहे हो, तो उसको लेकर के थोड़ा सा लोगों को रहता है। बाकी आप देख लीजिए, आपकी चॉइस है। इसके अलावा एनसीईआरटी से भी लोग ये डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से करने का क्या फ़ायदा है? रियल एक्सपोजर। अब जैसे पीजीडीजीसी आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी से करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल में आपसे काम करवाया जाता है, आप एक्चुअल में सीखते हैं, और एनसीईआरटी का तो अपना ही एक लेवल है। तो काउंसलर, अगर आपको एक्चुअल में इसी फील्ड में रहना है, तो देखिए, जब आप डिसाइड करते हैं ना कि हाँ भाई मुझे इसी में अपना कैरियर ज़िंदगी भर के लिए बनाना है, तो उस चीज़ में बेस्ट को आप चूज़ कीजिए, वहाँ पे फिर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो अगर आपको हाँ मुझे एजुकेशनल काउंसलर ही बनना है, तो एनसीईआरटी या कोई और आरसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आरसीआई से आपको लाइसेंस नंबर मिल जाएगा, वरना क्या होगा, बाद में चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसीलिए पहले ही अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके चलिए। अच्छा, काउंसलर मैंने कहा, एजुकेशनल के अलावा और भी होते हैं। बाकी कौन से काउंसलर हो सकते हैं? जैसे जो रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, मैरिटल रिलेशनशिप, या फिर एडोलेसेंस को देनी होती है,
ठीक है, ऑक्यूपेशनल कॉरपोरेट्स में काफ़ी काउंसलर्स रखे जाते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर उतने नहीं हैं जितने कि एजुकेशनल के हैं, क्योंकि एजुकेशनल में आजकल हर सीबीएसई स्कूल वाले रखते हैं ऑलमोस्ट। अगर अच्छा स्कूल है, रेप्यूटेड है, तो ज़रूर वो काउंसलर अपॉइंट करेंगे। अच्छा, अब इसमें भी वो लोग क्या चाल चलते हैं भाई, काउंसलर और साइकोलॉजी का टीचर सेम ही रख लेते हैं, मतलब कि एक ही बंदे से दोनों काम करवा लेंगे, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी सिंगल मैन की। साइकोलॉजी के टीचर भी आप हो और काउंसलर भी आप हो, तो इसीलिए हो सकता है आगे चल के ये लोग एमफिल वगैरह मैंडेटरी कर दे, तो जो पढ़ाने वाला है वो एमफिल क्यों ही करेगा, वो नहीं करेगा, तो उसके लिए उनको अलग रखना पड़ेगा और टीचर के लिए अलग। बट फिलहाल तो चिंदीगिरी चल रही है, वो लोग यही करते हैं। ओके, इसके अलावा ऑप्शन है रिसर्चर। आप रिसर्चर बन सकते हैं, एक्चुअल में जो थियरीज हैं आप वो बना सकते हैं। तो रिसर्चर बनने के लिए जैसे कि मान लीजिए आप साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, तो डीआरडीओ वगैरह इन सब में अपॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा सोशल वर्क के लिए आपको ले सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको लिया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि शायद नहीं, मैं नाम भूल रही हूँ इस वक्त। मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर एक बार उस चीज़ को याद करके बताऊंगी कि कौन अपॉइंट करता है। उदयपुर में हुए थे, मेरे एक नोन ने किया हुआ है, तो उसमें हाँ RUSU है कि जाने RUSA है, मुझे याद नहीं। तो ऐसे ये लोग प्रोजेक्ट्स रखते हैं जिसमें ये लोग रिसर्चर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू है कि जाने ए है, पता नहीं। तो ये करते हैं, छोटे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ये, आप इनमें जा सकते हैं, बड़े रिसर्चर बन सकते हैं कल को आगे चल के। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, साइंटिस्ट बनिए, सोशल वर्कर बनिए, और ये इसके अलावा रिसर्चर बनिए। तो ये बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसमें भी कई लोग चूज़ ही होते हैं भाई हमें तो प्राइवेट ही वर्क करना है या फिर हमें तो गवर्नमेंट ही वर्क करना है, तो प्राइवेट ऑप्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट में थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में वैकेंसीज जो हैं वो कम निकलती हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। प्राइवेट में तो ये हर साल कोई ना कोई स्कूल साइकोलॉजी टीचर डिमांड करता ही करता है, ठीक है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में ये फ़र्क है। और दूसरी बात, फ़ायदे हैं प्राइवेट के तो थोड़े नुकसान भी है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, लोग स्विच करते रहते हैं, आज किसी स्कूल में, कल किसी स्कूल में, परसों किसी कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो फ़र्क है, काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे डिफरेंस है। तो साइकोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और इतनी मेहनत मशक्क़त आप करने को तैयार हैं या नहीं। कई बार क्या होता है, बच्चों ने बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर ली, अब मास्टर्स के बाद सोच रहे हैं अब क्या करें, फ्री बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आप कुछ पहले अपना कैरियर डिसाइड कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए, उसके बाद डिग्रीज पे जाइए। लोग पहले डिग्रीज इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब इतनी डिग्री हो गई, अब ये तो बन ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसमें बीएड आप कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो इसमें साइकोलॉजी वालों को फ़ायदा रहता है थोड़ा सा। तो जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं उनके टीचिंग के लिए आप बन सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी निकलती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जितना मुझे अभी तक मैटर मिला उस हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको पता चलता है कोई और कैरियर जो कि हाँ बूम में हो, मैंने ये बोला मेजर है ये, इसके अलावा होने को तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप अपनी ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं आजकल। तो इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स कंपनीज़ होती हैं, कई बार कंपनीज़ हायर करती हैं साइकोलॉजिस्ट्स को, काउंसलर्स को, तो वहाँ पे भी बात आ गई काउंसलर की, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत इलेबोरेट नहीं किया। बाकी जो इस फील्ड में एक बार घुस चुका है तो उसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो धीरे धीरे होती ही जाती है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ हम ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।